देवरानी जेठानी की शिवरात्रि ड्रेस। काशीपुर में शर्मा परिवार का पुराना लेकिन बड़ा सा घर था, जिसमें उस घर के मुखिया थे राम प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी। आज गायत्री देवी बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी दोनों बहुएं एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। सुनैना बहू, तेरा लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है। पता है सब शादी में तेरे लहंगे की ही तारीफ कर रहे थे। हाँ तो करेंगे क्यों नहीं मम्मी जी, पूरे 4 लाख का लहंगा है, सब्यसाची से लिया था मैंने। लेकिन ये जेठानी जी का लहंगा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मंगल बाजार से खरीद कर लाई है, वो भी और भी सस्ता करवा कर। ये क्या बात हुई बहू, शरीर पर कपड़े से संस्कार नहीं दिखते बल्कि उसके गुण से दिखते हैं। हाँ हाँ, तुम न इसकी ज्यादा तारीफ मत करो। आखिर है तो ये एक सैंडविच बेचने वाली ही। वो तो अगर हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ इसके ठेले पर ना जाता और वहाँ इस ठेले वाली से ना मिलता तो आज हमारे खानदान की बड़ी बहू भी कोई खानदानी लड़की ही होती। लेकिन अब जो नसीब में लिखा था वही होगा ना। ये सुनकर बड़ी बहू रश्मि की आंखें भर आईं। मम्मी, रश्मि अब इस घर की बड़ी बहू है और मेरी पत्नी भी, और आप उससे अब आते ही ऐसे बात नहीं कर सकती। वाह भाई वाह, तू तो पहले दिन ही जोरू का गुलाम बन गया। ऐसा क्या जादू कर दिया इसने तुझ पर? ओफो गायत्री, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले दिन ही ये सब शुरू मत हो जाओ और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। फिर गायत्री अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद, बहुओं, तुम्हारा ससुराल काशी नगरी में है और काशी को भगवान शिव का घर माना जाता है। इसलिए जो भी नई बहू आती है उसे हम काशी मंदिर के दर्शन करवाने जरूर ले जाते हैं। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ क्योंकि सर पर कलश लेकर अब तुम दोनों बहुओं को काशी मंदिर जाना है। व्हाट? सर पर कलश? लेकिन ये सब मैंने पहले तो कभी नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर आती हैं और सास उनके सर पर कलश रखवा देती है। तभी आस पड़ोस की औरतें भी गीत गाती हुई आ जाती। जहाँ बड़ी बहू बड़े ही आराम से कलश सर पर उठाए चल पा रही थी, वहीं छोटी बहू सुनैना कभी अपनी साड़ी संभालती तो कभी कलश। ओफो, क्या कर रही हो छोटी भाभी? ऐसे तो कलश गिर जाएगा। आप अपनी साड़ी पर कम और कलश पर ज्यादा ध्यान दो। ओह शट अप। वैसे भी एक तो कितनी मुश्किल हो रही है इसे सर पर लेकर घूमने में, ऊपर से तुम लेक्चर देने में लगी हुई हो। अब जैसे तैसे वो उस मंदिर तक पहुंचती है। फिर भगवान शिव को जल अर्पित करके वो सब गाते हुए घर आ जाते हैं। ये गायत्री की बड़ी बहू तो बड़ी समझदार है। सारे रास्ते कलश को सर पर रखे बिना हाथ लगाए चल रही थी, लेकिन एक तरफ वो उसकी छोटी बहू, वो तो न खुद को संभाल पा रही थी और न ही उस कलश को। सही कहा तुमने कमला बहन। गायत्री उनकी बातें सुन रही थी। अब कलश की रस्म पूरी हो गई है और ये लो प्रसाद और अपने घर जाओ। अब रश्मि जहाँ खाना बनाने में बड़ी ही होशियार थी, उसे हर तरह का खाना बनाना आता था। वहीं सुनैना को कुछ ज्यादा खास चीजें बनानी नहीं आती थी। वो जब भी पकाती या तो कच्चा पक्का रह जाता या तो कुछ खास नहीं बनता। लेकिन तब भी गायत्री अपनी छोटी बहू की ही ज्यादा तारीफ करती। वाह, क्या मैक्रोनी बनाई है तूने बहू, सच में दिल खुश कर दिया। कहाँ से अच्छी बनी है, इतनी कच्ची है कि मेरे तो दांत ही हिलने लगे। चुप रहो जी, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब इसमें तो दांत हिलेंगे ही ना। वैसे बात तो सही है, खाना तो बड़ी बहू ने बनाया है कमाल का, इतना टेस्टी और लाजवाब। लेकिन इसकी तारीफ की तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मन मार कर अब ना चाहते हुए भी उसे अपनी छोटी बहू की तारीफ करनी ही पड़ती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि आने वाली थी और शर्मा परिवार में हमेशा से ही शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। बहू, अब 2 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है। तुम दोनों शिवरात्रि की तैयारी अच्छे से कर लेना। पहले ये सब काम मैं करती थी, लेकिन अब से तुम दोनों करोगी। बड़ी बहू तुम भोग के पकवान बना लेना और छोटी बहू तुम शिवजी और माँ पार्वती के कपड़े अच्छे से सिलकर तैयार कर लेना। हम हर साल शिवरात्रि पर उनके लिए बढ़िया से नए कपड़े पहनाते हैं, साथ ही दोनों का विवाह करवाते हैं। इसलिए छोटी बहू तुम ही कपड़े सिल लेना। क्या कहा? सिलाई? और मैं? मम्मी जी, मुझे आज तक एक रुमाल तक सिलना नहीं आता, तो फिर मैं ये सब कैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे से ये सब बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे सिलाई अच्छे से आती है। भोलेनाथ और माता पार्वती के कपड़े मैं सिलकर तैयार कर दूंगी। 1 मिनट, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि पकवान मैं बनाऊंगी? मम्मी जी, मुझे नहीं ये सब खाना पकाने का काम नहीं आता। जानती हूँ छोटी बहू, तुम इतने बड़े घर से आई हो, वहाँ तो ये सब करने के लिए बावर्ची होंगे ना, और ये काम तो ये सैंडविच वाली ही कर लेगी। इसे हम किस लिए लेकर आए हैं? अपनी सास की बात सुनकर जहाँ छोटी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं बड़ी बहू उदास हो जाती है। ठीक कहा। वैसे तुम घर के मंदिर की सजावट का काम देख लेना। ये सुनकर वो बड़ी खुश होती है क्योंकि उसके लिए ये तो बाएं हाथ का काम था। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अब मैं किसी डेकोरेशन वाली टीम को बुक कर देती हूँ, वो अपने आप आकर मंदिर सजा देंगे। सिंपल।
इधर रश्मि कुछ शीशे, मोती, रेशमी धागे इकट्ठे कर लेती है। साथ ही सुंदर सा रेशमी कपड़ा भी बाजार से खरीद लाती है। अगले दिन, ध्यान से सुनो, ये तुम दोनों की पहली शिवरात्रि है ससुराल में और तुम दोनों नई बहुएं हो, इसलिए सबकी नजरें तुम पर अटकी हों। तो कल जब सब औरतें शिवरात्रि मनाने के लिए मंदिर में आएंगी ना, तो तुम बढ़िया से तैयार हो जाना। और इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए ये भारी साड़ियाँ और ज्वेलरी लाई हूँ। कल तुम दोनों यही पहनना। लेकिन ये तो बड़ा ही भारी और हैवी लुक वाली साड़ी लग रही है। इतना भारी भला हम कैसे पहनेंगे? नहीं बहू, यही हमारे यहाँ की परंपरा है, तुम दोनों को यही पहनना होगा। गायत्री दोनों को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। सुनैना उस भारी सी ड्रेस को देखकर मुंह बना लेती है। फिर दिन के वक्त कुछ डेकोरेशन वाले उनके घर आते हैं। जी, आप कौन? जी वो हम डेकोरेशन कंपनी से आए हैं। यहाँ हमें मंदिर की डेकोरेशन के लिए बुलाया गया है। नहीं नहीं, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। तभी सुनैना भी वहाँ आ जाती है। मम्मी जी, इन्हें मैंने बुलाया है, आइए आप लोग अंदर आइए। ये देखकर गायत्री देवी गुस्सा हो जाती हैं। बहू ये क्या है? अब क्या मंदिर की डेकोरेशन भी बाहर वाले आकर करेंगे? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी, आजकल तो पैसे देकर सब काम हो जाता है। नहीं, आज तक मैंने इस मंदिर को अपने हाथों से सजाया है, मैं किसी और को हाथ लगाने नहीं दूंगी। और सुनैना अकड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन घर में सभी का व्रत होता है, लेकिन सुनैना व्रत नहीं रखती। इधर रश्मि तरह तरह के भोग बनाकर तैयार कर लेती है। सब काम होने के बाद दोनों बहुएं जाकर सास की लाई हुई साड़ी पहन लेती हैं। फिर वो सभी एक साथ घर के मंदिर में पूजा करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन सुनैना को उस भारी साड़ी में बड़ी घुटन होने लगती है और वो जानबूझकर अपनी साड़ी को फाड़ देती है। ओहो मम्मी जी, कार से उतरते वक्त मेरी ये साड़ी तो फट गई। अब मंदिर में किसी ने मुझे ऐसे हाल में देखा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। आप मंदिर के अंदर चलिए, मैं जल्दी से कुछ पहन कर आती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आना। अब सुनैना जल्दी से घर जाने की बजाय मॉल जाती है और वहाँ से अपने लिए बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेती। फिर उस वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर हाथ में पूजा की थाली लिए वो मंदिर आ जाती है, जिसे देख अब गांव की औरतें बातें बनाने लगती हैं। अरे मोरी मैया, ये कैसी ड्रेस पहनी है गायत्री की छोटी बहू ने? देख तो गायत्री, तेरी बहू को बिल्कुल भी लाज ही ना है, मंदिर में कैसी ड्रेस पहनकर आ गई है। तो इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। देवरानी जी, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई तुम, वो भी मंदिर में? ओ प्लीज, भगवान कपड़े नहीं बल्कि श्रद्धा देखते हैं। चलिए मम्मी जी, अब जल्दी से पूजा पाठ कीजिए, मैं अब थक गई हूँ, मुझे घर जाकर रेस्ट भी करना है। बहू, ऐसे कपड़ों में मैं तुम्हें पूजा तो क्या बल्कि मंदिर में खड़ी भी नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी घर जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ। आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। बड़ी बहू, आज तुम अकेले ही पूजा करोगी। ऐसी बेशर्म बहू से मैं ये सब नहीं करवा सकती। नहीं मम्मी जी, हम दोनों साथ में बहू बनकर आई थी और हम दोनों की ये पहली शिवरात्रि है, इसलिए अब हम साथ में ये पूजा करेंगे। देवरानी जी, आप घर जाकर कपड़े बदल आइए, तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। ये सुनकर अब सुनैना को बड़ी शर्म आती है। साथ ही उसे अपनी जेठानी का व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगता है और अब वो घर जाकर कपड़े बदल कर आती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में शिवरात्रि की पूजा करते हैं। उस दिन के बाद सुनैना भी रश्मि को देखकर काफी बदल जाती है और अब उसके साथ अच्छे से रहती है। रात में ममता और महेश आपस में बातें कर रहे थे। ममता, एक हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस बार भी तुम्हारा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्यों बार बार हर साल फालतू में पैसा खर्च करते हैं आप? ममता, तुम भूल गए हमारी लव मैरिज हुई है। याद करो, जब हम कॉलेज में थे तब तुम्हें अपना बर्थडे मनाने का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। इसलिए मैंने अपने पूरे क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे किए और कॉलेज में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसी दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ महेश? हाँ, तो बस वही दिन याद करने के लिए मैं हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाता हूँ और इस बार भी जरूर मनाऊंगा। ठीक है, फिर देवर जी और देवरानी जी को भी शहर से बुला लीजिए। ठीक है, मैं सुबह विक्रम को फोन कर दूंगा। सुबह उठते ही महेश ने सबसे पहले अपने छोटे भाई विक्रम को फोन किया। विक्रम, एक हफ्ते बाद तेरी भाभी का बर्थडे है। मुझे पता है तो दिल्ली में बिजनेस करता है, पर अगर टाइम मिले तो राधिका को लेकर आ जाना। अरे भैया, भाभी का बर्थडे हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम की बात उसकी बीवी राधिका सुन रही थी। फोन रखते ही, विक्रम, तुमने बिना मुझसे पूछे गांव जाने के लिए हाँ बोल दिया। हमारे स्टैंडर्ड का नहीं सोचा तुमने? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे मिलियन में फॉलोअर्स है। गांव जाकर मेरा स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा? अरे राधिका, वहाँ जाकर तो तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। तुम वहाँ गांव में रील्स बनाना, गाय भैंस चराते हुए लोगों का वीडियो बनाना, गांव में लोग कैसे रहते हैं, सुबह सुबह नदी के किनारे का सीन मिल जाएगा तुम्हें। ये सारे वीडियो बनाकर जब तुम इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे ना, तो लोग तुमसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग गाँव वाले वीडियो ज्यादा देखते हैं। अरे हाँ विक्रम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर विक्रम तो ऑफिस चला गया, लेकिन जब शाम को वो आया तब राधिका ने अपने मोबाइल में उसे बहुत महंगी ड्रेस दिखाई। विक्रम, ये ड्रेस देखो ना, भाभी की बर्थडे पार्टी में मैं यही पहनूंगी। ये ड्रेस 2 लाख की है, जल्दी से मुझे पैसे दे दो।
राधिका तुम पागल हो गई क्या? इतनी महंगी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? मैं इससे सस्ती ड्रेस नहीं पहनने वाली। राधिका उसे ड्रेस के लिए मनाती रही लेकिन विक्रम नहीं माना। लेकिन अगले दिन वो अकेले शोरूम में गई और वही ड्रेस लेकर आ गई। शाम को ही वो लोग गाँव के लिए निकल गए। वो दोनों ट्रेन से आ रहे थे। राधिका हम कितने दिनों बाद गाँव जा रहे हैं? मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है। बाहर का नजारा देखो कितना सुहाना है। क्या बात है विक्रम, मैं रील बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपनी गरीब जेठानी के गांव उनके जन्मदिन पर जा रही हूँ। रास्ते का नजारा बेहद खूबसूरत है। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि बर्थडे पार्टी तक मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ। तो इस तरह शाम तक वो दोनों गाँव पहुँच गए। जेठानी ममता और महेश ने उन दोनों का बहुत स्वागत किया, लेकिन राधिका एक बार फिर से रील बनाने लगी। तो दोस्तों ये है मेरी गरीब जेठानी का घर। मेरी भाभी ने बिल्कुल गरीबों वाली साड़ी पहन रखी है और ये है मेरे महेश भैया, यही मेरे जेठ जी हैं। बंद करो राधिका, अभी अभी हम आए और तुम रील बनाने लगी। रील बनाने के नाम पर तुम भाभी की इंसल्ट कर रही हो। अरे बनाने दो देवर जी, कोई बात नहीं। रात में ममता ने सबके लिए खाना बनाया। विक्रम, राधिका, मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ एक बार फोन करने पर ही तुम दोनों आ गए। अरे आते कैसे नहीं भैया, मुझे भी तो अपने गाँव की याद आ रही थी। तो खाना पीना खाकर सारे लोग सो गए। सुबह उठते ही ममता ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता करने के तुरंत बाद ही राधिका गांव घूमने की जिद करने लगी। अच्छा दोनों भाई बातें करो, तब तक हम दोनों देवरानी जेठानी घूम कर आते हैं। ठीक है ममता, जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तब तक मैं और विक्रम मिलकर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सुबह सुबह ममता राधिका को लेकर खेतों की तरफ चली गई। तभी राधिका ने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया और वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेरी भाभी का गांव। ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इन बूढ़े काका को देखिए, इनकी भैंस और गाय कितने साफ लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने। लगता है इन लोगों को कपड़े पहनना भी सिखाना होगा। ये सुनकर बूढ़े काका नाराज हो गए। उन्होंने धीरे से ममता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी देवरानी बड़ी घमंडी है, हमारे गाँव की बेइज्जती कर रही है। काका इसको गांव की आदत नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी, आप फिक्र मत कर। काका को समझाने के बाद ममता दौड़कर राधिका के पास आई और बोली, चलो राधिका अब आगे चलते हैं। उसके बाद ममता ने उसे नदी का नजारा दिखाया। फिर दोनों वापस गांव की तरफ लौटने लगी। दोस्तों देख सकते हैं गांव में अभी भी भिखारियों जैसी हालत में रहते हैं लोग। अभी तक यहाँ कच्चे मकान बने हुए हैं। इन्हें न कपड़ा पहनने की तमीज है न खाना खाने की, सिर्फ ये लोग गाय भैंस चराना जानते हैं। तो इस तरह दिन भर राधिका गांव की बुराइयां करती रही और वीडियो अपलोड करती रही। लेकिन रात में सोते समय जब उसने अपना इंस्टाग्राम चेक किया तब उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट आए हुए थे। अरे ये अचानक क्या हो गया, धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स कम पड़ने लगे, लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा था और 2 दिन बाद ममता की जन्मदिन की पार्टी वाला दिन आ गया। राधिका ने वही महंगी वाली ड्रेस पहनी। विक्रम उसकी ड्रेस देखकर हैरान था, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था। ममता ने केक काटा। उसके बाद ममता ने सबसे पहले अपने पति महेश को केक खिलाया, फिर अपनी देवरानी को, फिर देवर को। खाने के तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ गई। राधिका की तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा। जब लेडीज पुलिस कांस्टेबल ने राधिका की महंगी ड्रेस की तलाशी ली तो उन्हें मोतियों के बीच में एक छोटी सी चिप लगी हुई मिली। इस चिप के जरिए ही हम यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से ये महंगी ड्रेस चोरी की है। ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। सबके सामने उनके पूरे परिवार की इंसल्ट हो रही थी, इसलिए ममता ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये ड्रेस मैंने ही लेने से भेजा था। आप मेरी एक बार शॉपिंग मॉल के मालिक से बात कराइए। इंस्पेक्टर साहब ने ममता की बात उस शॉपिंग मॉल के मालिक से करवा दी। देखिए सर, मेरी देवरानी ने कोई ड्रेस चोरी नहीं की है। दरअसल वो ड्रेस खरीदने गई थी, लेकिन तभी मैंने उसे फोन कर दिया और जल्दी जल्दी में वो ड्रेस लेकर सीधा मेरे पास आ गई और पेमेंट करना भूल गई। आप मुझे अपना QR कोड भेजिए, मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। ये चोरी नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बिना पेमेंट किए तो नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में उसे बुला लिया। इसी धोखे में बेचारी पेमेंट करना भूल गई होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे समझदार रखती हैं, इसलिए मैं आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूँ। आप मुझे पेमेंट करवा दीजिए। तो किसी तरह ममता ने राधिका को बचा लिया। विक्रम ने पेमेंट कर दी और पुलिस भी वहाँ से चली गई। राधिका, मैंने तुमसे ये ड्रेस लेने के लिए मना किया था ना, और तुमने चोरी कर ली। अच्छा हुआ भाभी ने तुम्हें बचा लिया, वरना कल तक पूरे शहर में मेरा नाम बदनाम हो जाता तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, ये चोरी का आइडिया मेरी एक सहेली ने दिया था। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आज के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। राधिका, ये गलती तो सुधर गई तुम्हारी, पर अभी दूसरी गलती भी सुधारनी है। अब कुछ दिन तुम यहीं मेरे साथ रहोगी और इस गांव के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताओगी। तुम खुद गाय भैंस चराना और जो तुम्हें फील हो वही पब्लिक को बताना। फिर देखना पब्लिक तुमसे कैसे रिलेट करती है और तुम्हारे फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे। राधिका ने वैसा ही किया और जितने भी फॉलोअर उसके कम हो गए थे वो तो वापस आए ही, उसके अलावा लाखों फॉलोअर्स और भी बढ़ गए। उस दिन के बाद सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बेस्ट बडीज
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।